जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, यानी कि दोस्तों एसएससी फेज 11 का एग्जाम 28 जून की सभी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए। कुछ सवाल दोस्तों हमको मिले, उसका एक सटीक एनालिसिस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। अगर आपका एग्जाम बाकी है तो इस क्लास को देख कर जाइएगा। 100% आपकी परीक्षा में आज की क्लास से 8 से 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि पंपा पुस्तक किस भाषा से संबंधित है। तमिल भाषा से, तेलुगु भाषा से, कन्नड़ भाषा से, उड़िया भाषा से। तो आपको दोस्तों याद रखना है पंपा पुस्तक किस भाषा से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कन्नड़ भाषा। यही आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों भाषा की बात आई है तो आपको दोस्तों याद आ रहा होगा 8वीं अनुसूची में कौन सी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कुल दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं 6, और दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कितने हैं 8। ये आंकड़े भी आप थोड़ा याद रखें, आपकी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि लाई हरोबा फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है। मणिपुर, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। हमने कई बार इस सवाल को डिस्कस किया हुआ है। लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ का है, ये दोस्तों मणिपुर का है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आपको नोट करके रखना है दोस्तों। मणिपुर में और क्या क्या मनाया जाता है तो आपको याद होगा सिरऊ लिली फेस्टिवल। ये दोस्तों कहाँ का, ये भी मणिपुर का ही है। इसको भी आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। और दोस्तों कचाई लेमन, कौन सा दोस्तों, कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ का, ये भी मणिपुर का है। इन सब बातों को आपको थोड़ा याद रखना है। बात करते हैं उत्तराखंड में दोस्तों आपको याद होगा हरेला फेस्टिवल। कौन सा, हरेला फेस्टिवल कहाँ का है, उत्तराखंड। और दोस्तों फूल देई उत्सव कहाँ मनाया गया है, उत्तराखंड में मनाया गया है। बात करते हैं बिहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जट जाटिन इसका संबंध कहाँ से है, बिहार से। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो कजरी, नौटंकी और चरकुला। कजरी, नौटंकी और चरकुला, इन सबका संबंध कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। इसको भी आप याद रख लें। इन सवालों में से आपकी परीक्षा में 100% एक ना एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, आप सबको पता है जाकिर हुसैन किससे संबंधित है। ये दोस्तों तबला वादक हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप नोट करके रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों सितार वादक आपको याद आ रहा होगा, पंडित पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है, सितार वादक हैं। अब दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, इनका संबंध दोस्तों किससे है तो आप लिख लें। इनका संबंध है संतूर वादक। इसको आप नोट करके रखें। सरोद वादक, दोस्तों सरोद वादक से आपको 2 से 3 नाम जरूर याद रखने हैं। अमजद अली खान, इनका संबंध किससे है, सरोद वादक। और अली अकबर खान, इनका संबंध किससे है, सरोद वादक। ये सरोद वादक वाला सवाल आपके MTS, CGL, CHSL में कई बार रिपीट हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अगर आपने हमारी पिछली 1 से 2 क्लासेस देखी हैं तो आपने इस सवाल का सब उत्तर गलत नहीं किया होगा। हमने कई बार इस सवाल को डिस्कस किया हुआ है और इसकी डेट भी मैंने आपको कई बार नोट कराई है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसमें से किसके द्वारा की गई थी तो आपको पता होना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई कब थी, 1939 ईस्वी में हुई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और मैंने आपको कई बार बताया 1938 में क्या हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। इसकी दोस्तों अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी तो आपको याद होना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। और दोस्तों 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने दोस्तों किसकी स्थापना की है, 1897 में इन्होंने किसकी स्थापना की है, रामकिशन मिशन की स्थापना की है। इसको आप नोट करके रखें। महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका दोस्तों कौन सा समाज है, सत्य शोधक समाज। और इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। कौन सी,
गुलामगिरी पुस्तक है, इसको आप लिख लें, अच्छा सवाल है। और सत्यशोधक समाज कहाँ का समाज है? महाराष्ट्र का समाज है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। राजा राम मोहन राय, इनसे आपको 4 सवाल जो आपको परीक्षा में नंबर देके जाएंगे। नंबर 1 सवाल, 1828 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और 1815 ईस्वी में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और दोस्तों आपको याद आ रहा होगा 1829, इसमें क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और किसकी सिफारिश पर किया गया था? राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर किया गया था। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो अकबर सेकंड ने इन्होंने उपाधि दी है। इस 4 सवाल को आप याद कर लें, कोई ना कोई सवाल है आपकी परीक्षा में बनेगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस वी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एन.वी. रमन्ना। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सवाल मैंने वो लिया है जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है और ऑप्शन मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किए हैं, जिससे कि मैं दोस्तों आपको और नए सवाल बता सकूं। आप ऑप्शन पर ध्यान मत दीजिएगा, सवाल आपकी परीक्षा में रियल प्रश्न है जो पूछे गए हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपको सबको पता है, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको नोट करना है। और दोस्तों 49वें कौन थे? एन.वी. रमन्ना, एन.वी. रमन्ना, ये दोस्तों 49वें थे। और अगर आपसे सवाल दोस्तों घुमाकर पूछा जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी कौन से क्रम की हैं, तो आपको याद होना चाहिए ये 15वें क्रम की हैं। और दोस्तों किसको हराया है? यशवंत सिन्हा जी को हराया है। और दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ किसके द्वारा दिलाई गई है, तो आपको ध्यान में रखना है जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाते हैं? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, यानी कि एक दोनों को शपथ दिलाते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे दोस्तों यहीं से सवाल पूछ लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 124। इसमें दोस्तों कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, इनकी नियुक्ति कैसे होगी, इनका कार्यकाल कितना होगा, इन सब बातों का उल्लेख आर्टिकल नंबर 124 में है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये दोस्तों कौन सी आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 129। और सुप्रीम कोर्ट अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 32 के तहत करता है। इसी को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया, ये जवाब आपको कमेंट कर देना है। ये दोस्तों सवाल बन सकते थे, मैंने इसका कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने रखा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत कितनी बार विजेता बना? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार। तो इसका राइट आंसर होगा 5 बार दोस्तों विजेता बना है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर दोस्तों आप क्लास को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाएं। दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर क्लास शेयर कर दें जिसका भी अभी एग्जाम बाकी है। इसके अलावा अगर आप भविष्य में एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हों, इन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में सीधा सवाल छपेगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पंथी लोक नृत्य का संबंध कहां से है? तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था पंथी लोक नृत्य कहां का है? छत्तीसगढ़। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपकी सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। दोस्तों छत्तीसगढ़ से आपको याद रखना पिंडवानी नृत्य। कौन सा? पिंडवानी। पिंडवानी नृत्य का संबंध कहां से है? छत्तीसगढ़ से है। और दोस्तों इसकी फेमस कलाकार कौन है? तीजन बाई। कौन है? तीजन बाई इसकी फेमस कलाकार हैं। इसको भी आपको नोट कर लेना है। अब राजस्थान की बात आई है तो आपको याद रखना है गरबी। गरबी लोक नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। कालबेलिया, कालबेलिया ये कहाँ का है? राजस्थान का है। और एक दोस्तों आपको और याद रखना गणगौर। गणगौर ये फेस्टिवल कहाँ का? ये भी राजस्थान का है। झारखंड से आपको याद रखना है सरहुल फेस्टिवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। उड़ीसा से आपको क्या याद रखना है? छऊ। छऊ कहाँ का है? उड़ीसा का है। छऊ हो गया, पाइका हो गया, धानु जात्रा हो गया, रज पर्व हो गया, ये सब कहाँ पर मनाए जाते हैं? उड़ीसा के अंदर है। इन सब चीज़ों को आपको नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
पुष्पमित्र शुंग किस वर्ण से संबंधित है? ऐसा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया। कमेंट करके बताएं क्या ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया कि नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, पुष्पमित्र शुंग किस वर्ण से संबंधित है? ये ब्राह्मण वर्ण से संबंधित है। इसको आप थोड़ा लिख लें, याद कर लें। गरीब कल्याण योजना के तहत एक वर्ष में कितने दिनों का काम दिया गया? आई होप दोस्तों अब सवाल आपको सही से दिख रहा होगा। दोस्तों गरीब कल्याण योजना के तहत कितने दिनों का काम दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 120 दिन। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का काम दिया जाता है? ये 100 दिन का काम दिया जाता है मनरेगा। इसको भी आपको लिख लेना है, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। दोस्तों मनरेगा इसका नाम बदलकर नरेगा कब हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। जो भी सवाल मैं आपको कमेंट करने के लिए कह रहा हूँ, इनके सबके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। अगला सवाल पूछा गया है, अंडर 19 एशिया कप 2021 किस देश में आयोजित हुआ था? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका। तो आपको ध्यान में रखना है, अंडर 19 एशिया कप 2021 किस देश में हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में, आपको याद आ रहा होगा, अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। जीता कौन है? अपना भारत देश जीता है। किसको हराया है? आज दोस्तों इंग्लैंड को हराया है। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों पुरुष वर्ल्ड कप 2023, इसका आयोजन कहाँ होगा? अपने भारत देश में होगा। इसीलिए सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि भजन सोपारी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो हमने अभी डिस्कस किया हुआ है, ये दोस्तों संतूर वादक हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें। दोस्तों बात करते हैं शहनाई वादक। इनसे एक नाम आपको याद रखना है, बिस्मिल्लाह खां। इनका संबंध किससे है? शहनाई वादक से है। इसको भी आपको नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? या दोस्तों ये सवाल पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से नए शब्द जोड़े गए? इनमें से दोस्तों एक सवाल आपसे पूछा गया था। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा सवाल पूछा गया था। क्या दोस्तों मौलिक कर्तव्य पूछे गए हैं कि शब्द जोड़ पूछे गए हैं? ये दोनों का आंसर मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976 का है। और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ लिए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और दोस्तों आपको बता दें, प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था। और दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आपसे पूछ लेना 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो आपको ध्यान में रखना है 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, यानी कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में हुआ था, इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। पुराने किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर, नूरजहां, औरंगजेब, शेरशाह सूरी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों औरंगजेब के द्वारा क्या बनवाया गया? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। इसको कहते हैं ताजमहल की भद्दी नकल। और दोस्तों औरंगाबाद का नया नाम बदल के क्या हो चुका है? संभाजी नगर। नूरजहां, इन्होंने दोस्तों बनवाया था एतमा अब्दुल्ला का मकबरा। इसको भी आप लिख लें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सलमान रुश्दी द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? दोस्तों इनमें से एक पुस्तक आपके ऑप्शन में दी हुई होगी। आप दोस्तों समझ लें कि क्या एक ऑप्शन में आपके दिया हुआ होगा। दोस्तों सलमान रुश्दी के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? मिडनाइट चिल्ड्रन, ये भी लिखी गई है। द सैटेनिक वर्सेज और द विक्ट्री सिटी, ये तीनों पुस्तकें लिखी गई हैं। आपके ऑप्शन में दोस्तों इन तीनों में से अगर कोई सा भी ऑप्शन दे के रखा था तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों पुस्तकों को आप याद रख लें। सवाल अच्छे हैं, आपकी भविष्य में परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, जीएसटी। तो आपको दोस्तों याद रखना है 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस। इसका मतलब होता है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% का आरक्षण। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 10% का आरक्षण कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? 103वां संविधान संशोधन। और दोस्तों ओबीसी पिछड़ा वर्ग आयोग, इसमें दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है? 102वां संविधान संशोधन। इसको भी आप लिख लें। एसटी एससी
4वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों ST/SC से संबंधित है। बात करते हैं GST, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। 101वां संविधान संशोधन, कौन सा? 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? GST से। और GST दोस्तों कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ये सब सवाल आप नोट करते चलें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे। GST कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए GST पूरे भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को GST पूरे भारत में लागू हो गई थी। और दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? विजय केलकर समिति। इसको भी आप लिख लें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नवरात्रि के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? गरबी, गरबा, फुगड़ी, देखनी। दोस्तों आपको बता दें, नवरात्रि के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य करते हैं? ये दोस्तों गरबा किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। गरबी कहाँ का है? राजस्थान का, हमने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों फुगड़ी और देखनी ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? गोवा के। कहाँ के? गोवा के। अब दोस्तों गोवा की बात आई है तो आपको गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और बताता हूँ। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? गोवा में मनाते हैं। दोस्तों भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। आर्टिकल 44 यानी कि समान नागरिक संहिता, ये दोस्तों कहाँ पर लागू है? गोवा के अंदर लागू है। अगर आपसे पूछ लिया जाए गोवा को दोस्तों अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 56वां संविधान संशोधन, कौन सा? 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 का है 56वां संविधान संशोधन है। इसके द्वारा दोस्तों गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। हमने गोवा को पुर्तगाल से कब आज़ाद कराया था? 1961 में। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा दोस्तों गोवा किसका उपनिवेश था? पुर्तगाल का। इन सब बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी थी? 74%, 82%, 65%, 93%। तो आपको दोस्तों मैं कई बार नोट करा चुका हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? 82.14%। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कुल साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। ये दोस्तों कुल है। और दोस्तों महिलाओं की कितनी थी? 65.46%। ये दोस्तों महिलाओं की साक्षरता दर थी। इसके अलावा दोस्तों केरल की साक्षरता दर कितनी थी? 93.91%। इन सब सवालों को भी आपको थोड़ा याद रखना है, अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा में रजिया सुल्तान का मकबरा किस ईंट से बना हुआ है? कच्ची ईंट, पक्की ईंट, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट। ऐसा सवाल भी आपकी परीक्षा में आया था, आप कमेंट करके बताएंगे। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? पक्की ईंट आपके ऑप्शन में देकर रखा था, यही आपका सही जवाब होगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? बहुत ही सिंपल सवाल है, आप सबको पता है। ये दोस्तों नेल्सन मंडेला की पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आपको याद होगा। सुधा मूर्ति, इनकी एक पुस्तक है डॉलर बहू। कौन सी? डॉलर बहू। ये किसकी पुस्तक है? सुधा मूर्ति की पुस्तक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। किरण बेदी, इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है और परीक्षा में अब तक कई बार पूछी जा चुकी है। जल्दी से कमेंट करके बता दें कौन सी पुस्तक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके ऑप्शंस आपको इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पर लगाना था। दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं? कृष्णा नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। लेकिन दोस्तों इसका कन्फर्मेशन नहीं हुआ कि आपके ऑप्शन में कृष्णा नदी ही दे रखी थी। ये सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया। कौन सी? रावी हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया। ये दोस्तों सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब की सब दोस्तों कैसी हैं? ये सब की सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगर इसके अलावा ऑप्शन में कोई सा भी अगर शब्द दे रखा था तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप खुद से एक बार रीचेक कर लेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कंजर जाति के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश में कंजर जाति के द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? ऐसा कुछ सवाल करके पूछा गया था। दोस्तों आपको बता दें कंजर जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया था? लहंगी लोक नृत्य। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आई थिंक आपके ऑप्शन में यही ऑप्शन देके रखा था। पिंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। पंथी कहाँ का है? सॉरी दोस्तों पिंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। पंथी लोक नृत्य ये भी छत्तीसगढ़ का है। अगला सवाल पूछा गया था कि यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? मुझे नहीं लगता इस सवाल का उत्तर किसी भी बच्चे ने गलत किया होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन गंगा। अगर आपको याद हो ऑपरेशन देवी शक्ति यानी कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, तुर्की। आपको याद होगा तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसकी मदद करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चला? ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन करुणा दोस्तों म्यांमार में दोस्तों जो कौन सा दोस्तों आया था?
जल्दी से आपको कमेंट करके बताना कौन सा चक्रवात आया था दोस्तों म्यांमार के अंदर, उसकी मदद करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। दोस्तों एक ऑपरेशन आपको और नोट करना, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। ये दोस्तों कब चला था? ये दोस्तों सूडान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन कावेरी। तो आपको मैंने कितने ऑपरेशन बताए? 5 ऑपरेशन है। आगामी परीक्षाओं के लिए लल्लन टॉप सवाल है। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ित की मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ऑपरेशन करुणा, म्यांमार में जो चक्रवात आया था उसकी दोस्तों मोचा, क्या नाम था उसका? मोचा। अब याद आया है, जो दोस्तों म्यांमार में मोचा चक्रवात आया था उसमें फंसे भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था? म्यांमार में दोस्तों मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन करुणा। और दोस्तों ऑपरेशन कावेरी यानी कि सूडान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाएगा। ये सब सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 2022 में किसको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? नीरज चोपड़ा, देवेंद्र झांझड़िया, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन। तो आपको दोस्तों याद रखना है 2022 में केवल एक व्यक्ति थे जिसको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, देवेंद्र झांझड़िया। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको नोट करना है। अगर दोस्तों इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे, पद्म विभूषण दिया गया था कि पद्म भूषण दिया गया था, इसका जवाब आपको एक बार रीचेक करना है, फिर इसको आप ऑथेंटिक मानेंगे। दोस्तों नीरज चोपड़ा को क्या मिल चुका है? पद्मश्री, पद्मश्री। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? नीरज चोपड़ा। इसको आप लिख लें, अच्छा सवाल है। भारत के प्रसिद्ध स्नूकर या बिलियर्ड्स खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? पंकज आडवाणी, शरद कमल अंचिता, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक। तो आपको उत्तर याद रखना है, पंकज आडवाणी। आपसे अगर स्नूकर पूछा जाए या बिलियर्ड्स पूछा जाए एक ही बात है, इसका आंसर क्या होगा? पंकज आडवाणी। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर, शरद कमल अंचिता, ये दोस्तों किससे संबंधित है? टेबल टेनिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि दोस्तों इनको 2022 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार यानी कि खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान, जिसकी राशि 25 लाख रुपए है। आपको ये सब बातें तो याद ही होंगी, इन्हीं को दिया गया है, शरद कमल अंचिता को। और किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। और आपसे सवाल बन सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम में समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? तो आपको याद होगा निखत जरीन और शरद कमल अंचिता। और आपसे एक तरीके से सवाल और बन सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? शरद कमल अंचिता। दोस्तों नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, ये कैसे खिलाड़ी हैं? ये सब दोस्तों टेनिस के खिलाड़ी हैं, आपको याद होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष आपसे पूछ लिए गए, तो आपको ध्यान में रखना है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है मनोज कुमार जी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों ऑप्शंस का करते हैं पोस्टमार्टम। केवी शाह जी, ये कौन है? नाबार्ड, नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? केवी शाह जी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो आपको याद होगा शिवरमन समिति। बात करते सोमनाथ, दोस्तों इनकी स्थापना ये कौन है? ये तो आपको याद होगा इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? सोमनाथ। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। समीर कामत कौन है? तो आपको याद होगा समीर कामत है डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष, और डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958। इन सब बातों को भी आपको नोट करना है। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आपको दोस्तों नोट करके रखना है, ये नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, ये सबके सब ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या ऑप्शन दिया गया था? मानवाधिकार आयोग। तो यही आपका राइट आंसर होगा, इसको भी आपको नोट करना है। अगला सवाल पूछा गया था कि मकरविलक्कू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सवाल। तो आपको याद होगा मकरविलक्कू त्योहार कहाँ मनता है? ऑप्शन नंबर बी केरल में। और सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर, इसको भी आप नोट कर लें। बात करते हैं असम। असम बनता अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में। कौन सा मंदिर है? कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? असम में। अब दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है? पोंगल। पोंगल कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में सेलिब्रेट करते हैं पोंगल। इन सब बातों को भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए माघ साजी, कौन सा दोस्तों? माघ साजी। दोस्तों ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यानी कि मकर संक्रांति होती है, इसको दोस्तों हर राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जानते हैं, गुजरात में उत्तरायण के नाम से जानते हैं, माघ साजी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इसको कहते हैं। ये बात आपको नोट करनी है। और खिचड़ी मेला तो आप सबको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश यानी कि दोस्तों गोरखपुर में मनाया जाता है।
दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो आज आपकी परीक्षा में आपसे पूछे गए, इतने ही सवाल प्राप्त हो पाए हमको, उतना मैंने एनालिसिस आपको करा दिया। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपका लेवल आ रहा है मॉडरेट लेवल का पेपर आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि दोस्तों इजी टू मॉडरेट पूछा जा रहा है, आपका हाई लेवल का दोस्तों पेपर नहीं पूछा जा रहा है। अगर आज का क्लास आपको पसंद आया हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ विद आंसर की के साथ मैं वहां पर डेली अपडेट कर देता हूं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए कम्युनिटी बॉक्स में जाइए दोस्तों, कम्युनिटी टैब में मैंने अपना लिंक लगा रखा है, वहां पर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएंगे। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।